एक छोटा सा हम स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि समस्या का स्वरूप कितना बड़ा है, कितने विकराल समस्या है ये। तो इसमें जो हम पहले जो है राष्ट्रीय स्तर पर भी बात कर सकते हैं, फिर हम हिमाचल के स्तर पर भी बात कर सकते हैं। तो अल्कोहलिक जो है वो ये बहुत चौंकाने वाले हैं, कई बार लगता है बहुत ज्यादा हैं कि जैसे 6 करोड़ जो है अल्कोहलिक्स हैं जो कि करंट यूजर्स है, 6 करोड़, और उनमें से 1.6 जो करोड़ है वो जो है वो डिपेंडेंट यूजर्स है। देखिए जो करंट यूजर है, यूजर का मतलब यूज कर रहे हैं, वो पिछले 3 महीनों में वो उन्होंने अल्कोहल यूज किया है, मगर जो 1.6 करोड़ हैं वो तो डिपेंडेंट हो गए हैं। तो एक ये जो है हमें मतलब नेशनल लेवल पे ये जो स्टडी है जो नेशनल ड्रग डिपेंडेंट एंड ट्रीटमेंट सेंटर दिल्ली, उन्होंने हाउस होल्ड सर्वे किया था, तो उसमें उन्होंने जो है ड्रग यूज का पैटर्न जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश की थी एवरी स्टेट। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अभी इस तरह का कोई हमारी स्टडी कंडक्ट नहीं हुई है कि एक्चुअल में क्या है, लेकिन उसी स्टडी में हिमाचल की जो परसेंटेज है या प्रेवलेंस रेट है वो उन्होंने जो है वो डिपिक्ट किया है। तो उसी के आधार पे हम जो है अपने हिमाचल की जो लोगों का जो नंबर है उसमें जो फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा लगभग कितना बर्डन ऑफ डिजीज है जो कि एडिक्शन की वजह से हो रहा है। इसी तरह से कैनाबिस जो है वो 8.7 मिलियन है, मतलब 80 लाख जो है वो लोग है वो कैनाबिस यूज कर रहे हैं, और इसका जो डिपेंडेंट यूजर है वो 2.3 मिलियन है। इसका मतलब 20 लाख या 23 लाख लोग जो है वो कैनाबिस का जो है वो डिपेंडेंट हो चुके हैं, दे एक्चुअली रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट। इसी तरह से जो ओपीएम है वो 2 मिलियन लोग हैं जो कि करंट यूजर्स हैं, और इस हिसाब से 50 जो लाख है वो ड्रग यूजर जो है वो डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो ये तो हिमाचल की बात करें अगर हम, तो उसमें जो टोटल जो हमारे जो करंट यूजर्स हैं वो 6.3 लाख हैं। हमने 6 लाख के आसपास जो है वो ड्रग अल्कोहल यूज करते हैं। इसी तरह से 2.10 जो है वो चरस यूज कर रहे हैं, और 70,000 के आसपास जो है वो ओपीआईड्स यूज कर रहे हैं। तो इस हिसाब से जो है हमारा जो बर्डन ऑफ डिजीज है वो हम डिफाइन कर सकते हैं, और जो हर एक जो अल्कोहल यूजर है, हर एक 5वां अल्कोहल यूजर जो है वो डिपेंडेंट है और उसको जो है वो ट्रीटमेंट की जरूरत है। इसी तरह से जो हर एक कैनाबिस का जो यूजर है 12वां यूजर वो जो है उसको डिपेंडेंस है और उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो ये है जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है, जो मतलब फिगर्स हैं वो इस तरह से हमें नेशनल जो ड्रग डिपेंडेंट एंड ट्रीटमेंट सेंटर जो है NDTTC उसके माध्यम से जो कुछ हम एनालिसिस कर पाए हैं और अपना डिजीज बर्डन को हम जो है वो असेस कर पाए हैं, वो इस तरह से है। मादक द्रव्यों का प्रयोग से एडिक्शन क्यों हो जाता है? जो भी हमारे ये मादक द्रव्य होते हैं या सब्सटेंसेस होते हैं या मादक पदार्थ होते हैं, इनसे जो ड्रग एडिक्शन होता है वो एक फिजियोलॉजिकल, या जो जिस तरह से हम कहते हैं कि ब्रेन इज नॉट ए कम्पैक्ट थिंग, इट हैज गॉट सर्टेन रीजन्स विद इन इट, है ना। तो इस तरह से जो है जैसे हमारे ऑडिटरी सेंटर्स है, मेमोरी के एरियाज अलग है, विजन सेंटर्स अलग से है, रिकॉल फिनोमिना है, ये सारी चीजें अलग अलग है। इसी तरह से हमारे जो रिवार्ड सेंटर होता है, एक रिवार्ड सेंटर जिससे आपको अगर अप्रूवल मिलती है, कोई आपको हैप्पीनेस होती है, तो वो जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर मान लीजिए, वो उसका नाम जैसे डोपामिन कहते हैं, वो रिलीज होता है। उस सेंटर को जो है वो हमारी कई एक्टिविटीज होती हैं, जैसे हमारे अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छे फ्रेंड से हम मिल रहे हैं बहुत दिनों बाद, या हम अच्छे आउटिंग पे जाते हैं, तो ये सारी हमें एक सेंस ऑफ वेल बीइंग देता है रिवार्ड सेंटर।
लेकिन जब हम ड्रग यूज करते हैं तो एक किस्म से हाईजैक हो जाता है रिवार्ड सेंटर में जो है इतना डोपामिन रश होगा और वो केवल ड्रग से ही होगा, वो सिर्फ केमिकल एक एक्सपीरियंस है। जिस तरह से अगर हम मान लीजिए किसी अच्छे गार्डन में जाएं, वहाँ बहुत फूल खिले हों, ट्यूलिप गार्डन में जाएं, कश्मीर में जाएं, डल लेक में जाएं, बोटिंग करें, तो वो सारी चीजें अगर करें तो उससे हमें एक सेंस ऑफ वेल बीइंग महसूस होता है। तो एक उसमें लिंक है, बाहर कुछ चीजें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसकी वजह से हमें सेंस ऑफ हैप्पीनेस आ जाता है। लेकिन जो डोपामिन रश बिकॉज ऑफ द केमिकल्स होगा या सब्सटेंस अब्यूज होगा, तो वो जो है वो सिर्फ मेंटल फिनोमिना है, बाहर कुछ नहीं है जो कि सेंस ऑफ वेलबींग हमें दे। मगर वो क्योंकि वो डोपामिन रश है, रिवार्ड सेंटर एक किस्म से जो है वो सब्सटेंस या ड्रग ने वो हाईजैक कर ली है, तो आपको किसी और चीज से खुशी नहीं मिलेगी, सिर्फ वो ड्रग्स लेने के लिए आपको मतलब कंपल्शन हो जाएगी आपकी कि अगर आपको अच्छा फील करना है तो सिर्फ आपको ड्रग ही लेनी पड़ेगी। तो ये इस तरह से जो है वो एडिक्शन का जो एक ब्रेन फिनोमिना है, क्यों हो जाती है एडिक्शन। अब इस चीज को टैकल करने के लिए हमें दो चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरह से हम वेबिनार कर रहे हैं या मीडिया अवेयरनेस कर रहे हैं या स्कूल्स में जाके अवेयरनेस करते हैं कि ड्रग्स के दुष्प्रभाव को लोगों को बताएं और उनके जो डिमांड है वो ड्रग्स की तरफ आकर्षित ना हो, युवा वर्ग खास करके। मगर इसी तरह की जो फोर्सेस हैं है ना, वो एक ड्रग्स या इंटरनेशनल लेवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ड्रग रैकेट्स हैं, कार्टल्स हैं, और वो इसको ऑपरेट करते हैं, वो ड्रग्स को प्रमोट करते हैं, वो पोटेंशियल जो है वो यूजर देखते हैं। तो बच्चे जो है स्कूलों में, कॉलेजेस में, उनको एक इस तरह से ड्रग्स प्रमोट करने का वो काम करते हैं। उनके अपनी मेथोडोलॉजी है, उनके अपना एक जो है काम करने का तरीका। जैसे हम ये नेट यूज करते हैं, वो डार्क नेट यूज करते हैं, सीक्रेट नेटवर्क्स उनके, और वो सप्लाई करते हैं मतलब जिस तरह से कुरियर्स हैं उसके माध्यम से ड्रग्स भेज रहे हैं। ऑल सॉर्ट्स ऑफ दिस थिंग्स आर हैपनिंग। सो वी आर हैविंग ए काइंड ऑफ ये द्वंद है, ये जो वार है विद द ड्रग रैकेट्स। तो भारत के जो है वो पड़ोसी देश जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, यहाँ पे जो है गोल्डन क्रिसेंट है जहाँ पे ओपियम प्रोडक्शन बहुत होता है, या जो लाओस है, कंबोडिया है, या फिर थाईलैंड है, इनमें इलीगल प्रोडक्शन ऑफ द ओपियम हो रहा है। तो ये सारी जो ड्रग इकोनॉमी है, ये जो है वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और ये सब लोग जो है इस चीज को प्रमोट करने में लगे हैं। हम जिस तरह से हम ड्रग्स से बचने के उपाय बता रहे हैं, वो ड्रग्स को प्रमोट करने के साधन जो हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं वो भी यूज करते हैं। सो वी आर हैविंग ए काइंड ऑफ वार विद द ड्रग लॉर्ड्स। तो ये चीजें हमें समझनी चाहिए कि भाई उनको ड्रग्स प्रमोट करने के लिए भी एक उनका एक बहुत एम्फेसिस है, जिससे हमें जो है बचा तभी जा सकता है जब अगर हम डिमांड ही ना रखें। जिस तरह से ड्रग्स है, तो हमारे जो मैंडेट है कि भाई डिमांड कैसे रिड्यूस करेंगे। हम डिमांड हम तभी रिड्यूस कर सकते हैं जब हम ड्रग में बच्चों को ना जाने दें। तो इसके लिए उनके जो है अवेयरनेस है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, समाज में सच, अगर वो ड्रग यूज से जो है वो बचे रहेंगे तो नेचुरली उनके जो मार्केट है, ड्रग मार्केट, वो अपने आप कोलैप्स हो जाएगी। But this is not what they want. We want the drug market to collapse, but they do not want the drug market to. They want it to boom. Actually, ये जो ड्रग इकोनॉमी है या ओपियम या नार्कोटिक इकोनॉमी है, ये 3rd नंबर पे है इकोनॉमी आफ्टर आर्म्स एंड पेट्रोलियम इकोनॉमी. So this is a very big industry. So unless we become aware, we become cautious कि भाई हमें ड्रग्स लेनी नहीं है, first thing is to say no to drugs. That is the first and foremost mantra to avoid drugs, right? अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि भाई हम लोग हिमाचल प्रदेश में ड्रग्स
से जो पीड़ित हैं या ड्रग्स यूजर हैं या डिपेंडेंट यूजर्स बन गए हैं, उनको हम कैसे डील कर सकते हैं। बिकॉज डिस्पाइट ऑफ अवर बेस्ट एफर्ट, बच्चे जो हैं वो ड्रग्स में जा रहे हैं। बड़े मतलब हमारे पास एक डिजीज का बर्डन है, चाहे वो अल्कोहल का हो, चाहे वो सब्सटेंस अब्यूज का हो। डिस्पाइट ऑफ अवर बेस्ट एफर्ट बच्चे सब लोग इस तरह से वो ड्रग्स में अगर चले गए हैं, तो उनका क्या किया जाए। तो फर्स्ट इसमें जो 2 चीजें हैं उनको हम साइकोसोशल या फर्स्ट एक्यूट ट्रीटमेंट होती है विड्रॉल सिम्टम्स की, उसको जो है हम साइकेट्रिक केयर बहुत आवश्यक है। और साइकेट्रिक केयर जो है हमारे 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पे साइकेट्रिक डिपार्टमेंट होता है, और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है MMU सोलन में। इसी तरह से हमारे पास एम्स बिलासपुर है जहाँ पे साइकेट्रिक डिपार्टमेंट है। वहाँ पे हम जो है अगर कोई डिपेंडेंट यूजर है या एडिक्शन वाला पेशेंट है, तो उसको हम साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में उसको इनिशियल जो एक्यूट ट्रीटमेंट देते हैं विड्रॉल का, वो संभव है। इसी तरह से हमारे पास जो है एक हमारा अपना अस्पताल है, मेंटल हॉस्पिटल, वहाँ पे भी ये केयर संभव है। और इसी मंडी में हमारे पास एक मॉडल डी एडिक्शन एंड रिहैब सेंटर है, जिसमें भी ये जो सुविधा उपलब्ध है। एनजीओज रन जो है वो जो प्राइवेट सेंटर्स होते हैं, वो हिमाचल प्रदेश में हमारे पास 76 हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी से रजिस्टर्ड हैं। इसी तरह से जो सोशल जस्टिस के जो हैं इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स फॉर एडिक्ट्स, वो भी हमारे पास 2 हैं जो कि हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं। प्राइवेट में जो है एक जो है ड्यूल डायग्नोसिस का, जिसको साइकेट्रिक इलनेस है, साथ में उसको सब्सटेंस अब्यूज की भी प्रॉब्लम है, वो जैसे बड़ूसा में अकाल डी एडिक्शन है, या वीरेंद्र मोहन जो है धर्मपुर में एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल है। तो अपार्ट फ्रॉम द डी एडिक्शन प्रॉब्लम्स, ये जो है वो साइकेट्रिक केयर भी देते हैं। जो मैंने विशेष रूप से कहा था कि भाई हम लोग मेडिकल मॉडल ऑफ द डी एडिक्शन जो है उसको डिस्कस करेंगे। वो इस संदर्भ में मैंने कहा था बिकॉज हमारे पास जो है बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं लिखित में, वर्बल या कि जितने भी डी एडिक्शन सेंटर जो हैं वो प्राइवेटली रन हैं, उनमें एक जो ट्रीटमेंट मोडेलिटीज हैं वो बहुत परफेक्ट नहीं है। वहाँ पे क्या करते हैं कि भाई वो पेशेंट्स जो हैं वो उनको उठा के ले आते हैं, और चाहे वो फैमिली के कंकरेंस से ही उठा के ले आते हैं, और वो एकदम से बंद कर देते हैं उनको। और डी एडिक्शन सेंटर में जो है उनको मारपीट भी की जाती है, उनको प्रताड़ित भी किया जाता है, उनको मानसिक या शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं। और ये बताने का प्रयास किया जाता है कि भाई अगर आप ड्रग्स छोड़ेंगे नहीं तो आपको यहीं रहना पड़ेगा, ये ऐसे ही यातना मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड पनिशमेंट मॉडल। वी शुड रियलाइज कि भाई ये जो पनिशमेंट मॉडल ऑफ ट्रीटमेंट है, दिस डजंट वर्क एट ऑल। ये जो है एक भय का या भय का वातावरण करके क्रिएट करके हम लोग किसी भी व्यक्ति से ड्रग्स नहीं छुड़ा सकते। हमें जो है वो मेडिकल मॉडल जो जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें जो है मेडिकल मॉडल में जो एक्यूट ट्रीटमेंट के बाद जो है हम लोग पेशेंट को जो है साइकोलॉजिकल एक काउंसलिंग करते हैं, जिसमें फैमिली को भी इन्वॉल्व करते हैं। और पेशेंट तो इन्वॉल्व होगा ही, ग्रुप थेरेपीज देते हैं, काउंसलिंग करते हैं फैमिलीज की, और उनको एक जो है एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए या बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो इसके अलावा जैसे वो क्रेविंग होती है, क्रेविंग का मतलब है कि भाई उसमें एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है ड्रग लेने की, अल्कोहल लेने की या ड्रग लेने की। उसको ओवरकम करने के लिए भी हमारे पास जो है मोडेलिटीज हैं जिसको हम कैसे कर सकते हैं। या तो हम सब्स्टिट्यूशन थेरेपी देते हैं या एंटागोनिस्टिक थेरेपी देते हैं, जिससे कि उसकी क्रेविंग कम है, उसको जो एक डिजायर होती है उसको कम कर सके, मतलब वो ड्रग इफेक्ट जो है उसमें आए ना, जो प्लेजरेबल इफेक्ट वो ड्रग से लेना चाहते हैं। तो एंटागोनिस्टिक ट्रीटमेंट है या सब्स्टिट्यूशन थेरेपी है, जिसमें कि हम जो एक
कंट्रोल डोजेजेस में ड्रग देते हैं जिससे वो उसका जो है विड्रॉल या क्रेविंग खत्म हो जाए। तो ये जो है मेडिकल मॉडल है। अब इसके जो है ये जो फैमिली की बात करते हैं हम, क्योंकि जो राइट्स फॉर कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन की हम पहले बात कर रहे थे सेक्शन 26 में, उसमें जिस तरह से ये उठा के ले आते हैं प्राइवेट निजी सेंटर्स में कि भाई इसको बंद कर देंगे और 3-4 महीने रखेंगे और फिर जब छोड़ देंगे तो वो दोबारा ड्रग्स में चला जाता है, और वो उस बीच में ना परिवार से बात करने देते हैं और ना ही उससे कोई कम्युनिकेशन वो कराते हैं, ना ही परिवार वालों से मिलने जाते हैं। कई इंस्टेंसेस में हालांकि ऐसा भी होता है कि परिवार खुद ही नहीं मिलना चाहता, वो इतना बर्नआउट हो गए होते हैं पेशेंट को हैंडल करते करते कि भाई वो खुद भी नहीं मिलना चाहते। बट डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट हमें ये बड़ा क्लियर है कि पेशेंट के ड्रग एडिक्शन सेंटर्स में जो है या रिहैब सेंटर्स में एडमिशन के प्रोटोकॉल्स कैसे होते हैं, वो किस तरह से उनको दाखिल किया जा सकता है। उनको बिना कंसेंट के बिना रिटन कंसेंट के पेशेंट के या पेशेंट के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके बिना रिटन कंसेंट के वो दाखिल नहीं किए जा सकते। इसी तरह से जो उसको जो हम ये नहीं कह सकते कि आप जो है फैमिली से बिल्कुल नहीं मिलेंगे या फैमिली जो है बिल्कुल से कट ऑफ कर देंगे उनको, या उनको जो है इनह्यूमन या डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट दें ऐसे सेंटर्स में, तो फिर उसके अगेंस्ट पे जो है वो इन रिहैब सेंटर्स के अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया जा सकता है। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड द मैनेजमेंट and management part, how to go along with it, the role of the family, the things we can do. तो इसी के साथ मैं अपना जो है ये खत्म करता हूँ। अब we will take up the questions and queries. इसमें डॉक्टर एक सबमिशन था, ये जो स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी है ये क्या काम करती है, थोड़ा सा ब्रीफ में इसके बारे में भी बता दें। ऑलराइट, देखिए जो स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी है वो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूट की जाती है हर एक स्टेट में, और उसमें जो है हमारे जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं वो चेयरमैन हैं, और विभिन्न विभागों से होम, फाइनेंस, सोशल जस्टिस, लॉ, इस तरह से जो है वो मेंबर्स होते हैं, और कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जो कि एक ब्रॉड पॉलिसी गाइडलाइंस बनाते हैं कि भाई मेंटल हेल्थ के एरियाज में या मेंटल हेल्थ एक्ट को कैसे स्टेट में एनफोर्स करना है। ब्रॉडली स्पीकिंग इसमें जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में जो जितने भी मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट में चाहे वो साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो जो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट हो, मेडिकल कॉलेजेस के जिसको हम जनरल हॉस्पिटल विद साइकेट्रिक यूनिट्स कहते हैं, या फिर डी एडिक्शन सेंटर्स हो, चाहे गवर्नमेंट रन हो या प्राइवेटली रन हो, या फिर हमारे जो हाफ वे होम्स हैं, क्योंकि राइट टू कम्युनिटी जो है, अगर किसी पेशेंट का आपने अधिकार दिया है कि भाई वो कम्युनिटी में रहेगा, तो गवर्नमेंट हैज टू एस्टैब्लिश halfway homes, supported accommodation, sheltered accommodations, ये सारे मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के सेक्शन 18 में आते हैं। तो ये सारे हम रजिस्टर करते हैं। नो मेंटल हेल्थ facility can operate without registration with the state mental health authority. That is the mandate. And जो है एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर, मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइड करना जो है वो हमारा मैंडेट होता है। तो चूंकि सेक्रेटरी हेल्थ जो होता है ही हिमसेल्फ इज द चेयरमैन, सो वी कैन पुट द थिंग्स इन हिज नोटिस कि ये चीज़ें जो हैं वो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में जो हैं वो स्टिपुलेटेड है, उनको एनफोर्स करना हमारा जिम्मेवारी होती है। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के बारे में एक और चीज़ मैं सबको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है वो एडवांस डायरेक्टिव और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव का जो है एक कॉन्सेप्ट है, जो कि एक बहुत ही नोवेल आइडियाज है कि उसमें एक बड़ा क्लियरली जो है एक प्रोविजन है कि अगर हमारी मेंटल हेल्थ
of the decisions about my mental health, the way I want to take care about my mental health. तो अब मैं किसी को जो है एक सेशन जज जो है, जो कि मेडिकल रिव्यू बोर्ड होता है, of my mental health jeopardized by whatever means, तो हम लोग कौन मेरे बदले में मेरे तो anything else we can because we can talk endlessly on this act, but I think we have covered most of the area. Shrivastava साहब, can we take questions now? हाँ, ये अभी कोई क्वेश्चन, हाँ मुझे लगता है कि क्वेश्चन के लिए हमने जिनको ड्यूटी दी है वो अपना काम करेंगी। अपना परिचय देकर प्लीज। धन्यवाद संजय पाठक सर। सर, आपने हमारे आज के विषय से संबंधित बहुत ही उपयुक्त और सटीक जानकारी दी। जैसा कि आपका जो विषय था हमारा परिचर्चा का, उससे संबंधित हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो क्वेश्चंस को आपको सुनाने के लिए मैं आग्रह करता हूँ शिवानी रजौरिया जी का। आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से साइकोलॉजी में एमए कर रही हैं, तो शिवानी जी प्लीज आप क्वेश्चंस सर के सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। गुड इवनिंग सर, और गुड इवनिंग सभी को। मैं यहाँ पे सर आपके सामने आज का इस विशेष चर्चा का पहला क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जो कि मुकेश जी ने पूछा है कि एक एडिक्टिव जो इंसान होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ऐसी ड्रग के अंदर जो किसी इंसान को एडिक्टिव बनाती हैं? हाँ, वो जिस तरह से हमने कवर किए हैं कि जो साइकोएक्टिव ड्रग्स हैं वो जो है वो डिफरेंट किस्म के साइकोएक्टिव ड्रग्स हैं, एंड ऑल दिस ड्रग्स एक्चुअली अफेक्ट द रिवार्ड सेंटर ऑफ द ब्रेन, और वो जो व्यक्ति होता है वो अपना जो ड्रग्स का जो है वो यूज करना उसके लिए इंडिस्पेंसिबल जाता है। जस्ट लाइक वो अपने एक जो वर्क प्रोफिशिएंसी उसमें नहीं रहेगी, वो ऑल द टाइम वो ड्रग्स के बारे में सोचेगा, और वो जो है वो अपने जो सब्सटेंस यूज है उसको यूज करने में सारा टाइम उसका निकल जाता है। तो प्रॉपर्टीज का क्या मतलब, जिस तरह से अल्कोहल है उसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, कैनबिस की प्रॉपर्टीज अलग होंगी, या ओपियम की प्रॉपर्टीज अलग होंगी, क्योंकि हम हर एक के प्रॉपर्टी के ऊपर बात नहीं कर सकते। बट द ओनली थिंग इज ब्रॉडली स्पीकिंग ऑल दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस। तो इन साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से जो है वो व्यक्ति जो है वो एडिक्ट हो जाता है। जी सर, अगला क्वेश्चन भी मुकेश जी की तरफ से ही है। क्या मैरिजुआना जो है वो मेडिकल टर्म में हमारे लिए अच्छी है? मेडिकल टर्म ये आई डोंट नो किसी कंटेक्स्ट में पूछते हैं, क्योंकि कुछ इस तरह से जो कैनाबिनॉइड्स हैं, कैनबिस के प्रोडक्ट्स हैं, वो कैंसर की मेडिसिन के रूप में वो जो है वो यूज करते हैं, है ना। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो वो ठीक है, वो उनका सोचना ठीक है, मगर ब्रॉडली स्पीकिंग जो कैनबिस के जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो जो है खास करके अर्ली एज में जो बच्चे शुरू कर देते हैं, तो उनका जो है वो एक नेगेटिव जो इफेक्ट होता है। जी सर, मैंने भी ये चीज अक्सर देखी है कि अगर किसी बच्चे को या किसी एडिक्टिव इंसान को बोला जाए कि आपके लिए ये हार्मफुल है, तो सर वो ड्रग्स के यूज आपको बताना शुरू कर देंगे, अच्छे प्रभाव आपको बताना शुरू कर देंगे मुकाबले में उनके बुरे इफेक्ट की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने जो बिहेवियर है उसको रैशनलाइज करते हैं। एवरीवन रैशनलाइजेस द बिहेवियर। आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो एवरीवन इज रैशनलाइजिंग द बिहेवियर, इवन इट इज अ बैड बिहेवियर, यू नो। सो देयर इज नथिंग, जो बिहेवियर है वो उसको रैशनलाइज करते हैं। डोंट यू थिंक सो? यस सर। जी अगर आप किसी को कहेंगे
जनरली आप किसी को बोलेंगे कि ये चीज आपके लिए बैड है, तो वो बैड होने से पहले उस चीज के लिए बताना शुरू कर देंगे कि इसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कितने अच्छा है ये हमारे लिए। हम तो सिर्फ इसको एक ऑप्टिमम ले, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो कि मैरी यस, तो शुरू में जो होता है जो मतलब हमारे पास है वो संजीव शर्मा जी की तरफ से है। ये जानना चाहते हैं कि क्या should appeal from any option or Shivani, I can't hear you properly. Please repeat the question. I'm sorry, sir. संजीव शर्मा जी का क्वेश्चन है, क्या जो ड्रग एडिक्शन सेंटर हो, क्या गवर्नमेंट और है, जैसा कि आपने अभी हमें चर्चा के थ्रू कन्वे भी किया। Can you text? सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था कि जो जितने ड्रग एडिक्शन डी एडिक्शन सेंटर्स रहते हैं, क्या ये एफिलिएटेड रहते हैं किसी गवर्नमेंट से, या कोई भी खोल सकता है, या लाइक इसके लिए कोई एसओपी रहती है? बिकॉज हमने काफी जगह देखा कि कई लोगों ने कहा यहाँ ड्रग एडिक्शन सेंटर, बट कोई बोर्ड वगैरह नहीं होता। तो मतलब इसके लिए कोई एफिलिएशन की जरूरत रहती है, कोई अप्रूवल, या कोई भी खोल लेता है सर? नो, डेफिनेटली एफिलिएशन का मतलब इनको हम प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इशू करते हैं स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी। No drug addiction and rehab center can operate without the registration. That is very clear. Anyone who is running that is unauthorized. And there is any renewal also, sir, for this registration, or once registration done, then it can be operated, or any inspection? It is done on a yearly basis. Renewal is done on the yearly basis as on today. Because we had to monitor the working of these centers, and we are renewing the registration on yearly basis. Right, sir. Thank you. सर अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि डी एडिक्शंस के जो सेंटर्स होते हैं जी, वो हिमाचल प्रदेश में कितने हैं जो प्राइवेटली और गवर्नमेंटली वर्क कर रहे हैं? Presently 72 हैं actually, and for your knowledge, we have got a website of the HP State Mental Health Authority, and we have got the list of those all centers registered with the State Mental Health Authority. सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रोहित जी की तरफ से है, जो कि पूछना चाहते हैं कि अगर कोई इंसान ड्रग्स की गिरफ्त में है तो हम कैसे पहचानें कि वो इंसान ड्रग्स का ज्यादा यूज करने लग पड़ा है या ड्रग्स वो लेने लग पड़ा है? तो कैसे वो एक इंसान कैसे पता करे, नॉर्मल इंसान, के सामने वाला इंसान जो है अब ड्रग्स की गिरफ्त में है? Shivani, you are muted actually. I'm sorry sir, actually network issues. I'm really sorry sir. Okay. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर वो रोहित जी की तरफ से है कि अगर कोई इंसान नशों की गिरफ्त में है तो हम कैसे पता करें कि वो इंसान जो है उसे हमारी हेल्प की जरूरत, और हम उसकी कैसे मदद करें? Look here, कई बार तो बहुत telltale signs होते हैं. Behavior is so grossly abnormal and incongruent with the situation that there is no doubt about कि भाई this person needs help. Just like I said, if somebody is reporting कि भाई वो जो है वर्क प्लेस पे जो है वो अल्कोहल लेके आ रहा है, या बच्चा जो है वो सपोजिंगली कॉलेज में पढ़ रहा है और उसके जो परफॉर्मेंस है वो एग्जामिनेशन में जो है बहुत कन्विंसिंग नहीं है, तो या फिर वो इस तरह के जो है ड्राउजी रहता है, स्लीपी रहता है, ग्रॉगी रहता है, या फिर उसके जो है बॉडी पे कुछ इस तरह से इंजेक्शन मार्क्स हैं, सो यू कैन सी कि भाई देयर इज
इनकॉन्ग्रुएंट या इस तरह से बिहेवियर है जो कि सिचुएशन से मैच नहीं करता। जस्ट लाइक वो इरिटेबल हो सकता है, एंग्री हो सकता है, अपने डोज को प्राप्त करने के लिए वो पैसे मांगेगा, पेरेंट्स से पैसे मांगेगा या फ्रेंड से पैसे मांगेगा। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी काइंड ऑफ टेल सिग्नेचर बिहेवियर ऑफ द पर्सन हु इज इनटू द ड्रग्स, बिकॉज डोज प्राप्त करने के लिए इतना डेस्परेट होता है वो कि वो कुछ भी कर सकता है। जी नमस्कार सर। सर एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे ये जो ड्रग एडिक्ट लोग होते हैं इनको हॉस्पिटल तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है, ना तो आप इनको कंट्रोल कर पाते हो और अगर इनको ले जाना चाहते हैं तो ये भाग जाते हैं। फिर इनको हमारे को हॉस्पिटल तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी समस्या है सर, तो कैसे? जी इसके दो उपाय हो सकते हैं मैडम लांबा। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। तो इसके दो उपाय हो सकते हैं। एक है कि जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है उसमें जो है हम कोई सेडेटिव देते हैं इनको, मान लीजिए कोई भी सेडेटिव देंगे तो वो ड्राउजी हो जाएगा, उसको लाना आसान हो जाता है। ठीक है, तो वो तो कोई भी डॉक्टर जो है वो कर सकता है, राइट। और दूसरी चीज ये कर सकते हैं कि जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसके साथ जो है वो आप असिस्टेंस उनसे मांग सकते हैं और वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। बट द बेस्ट इज कि जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहां तक ले जाना है और उसको फिर कोई इंजेक्टेबल कोई सेडेटिव दे दें और वो ड्राउजी हो जाए तो उसको प्रॉपर प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करना जो है वो इजियर हो जाता है। सर सेडेटिव देने के लिए डॉक्टर्स ऑब्जेक्शन तो नहीं करते हैं? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि हॉस्पिटल में पहुंचाना और फिर वहां पे डॉक्टर्स का जो इन लोगों के प्रति बिहेवियर होता है ना जी, वो थोड़ा अलग सा रहता है सर। वो ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा हमें जब हम इनको जो है ओरिएंटेशन करते हैं कि ड्रग एडिक्ट्स को कैसे हैंडल करते हैं, तो एक जजमेंटल होना जो होता है ना, किसी के ओपिनियन बनाना या जजमेंटल हो जाना, वो उनको कहते हैं, कहा जाता है कि ये एक पेशेंट को हैंडल करने के लिए जजमेंटल नहीं होना चाहिए। वो उसकी समस्या है, कुछ भी समस्या है, लेकिन वो ही इज इनटू द ड्रग्स और वो ट्रीट करना एक हमारा जो है वो एक ड्यूटी है। तो हो सकता है कोई इस तरह से आपको हेल्प ना करे डॉक्टर्स, मगर जनरली जो है वो इस चीज को वो दे आर सेंसिटिव टू दिस इशू कि भाई अगर पेशेंट एग्रेसिव है और वो गाली गलौज कर रहा है या मारपीट कर रहा है तो फिर वो उसमें कोई ऐसा कोई नहीं, वो उसको हैंडल करने का वही एक तरीका होता है ना, सेडेट करके उसको साइकेट्रिक या साइकेट्रिक केयर में ले जाना चाहिए रादर। जी सर। जी सर। सर एक चीज और, आपने म्यूट कर दिया अपने आप को। सर यहाँ जैसे यहाँ पे काफी लोगों का वो रहता है, क्योंकि काफी लोग अब ऐसे निकल के आने लगे हैं 25-30 साल की उम्र में, जो काफी ज्यादा ड्रग एडिक्ट हैं और घर का सामान बेचना शुरू कर दिया है। पुलिस वाले भी केस नहीं बनाते, वो भी कहते हैं कि मैडम ये तो गॉन केस है और इसको हम कुछ नहीं कर सकते ना जी, कि सिर्फ हम इनको हेल्प करके आप वहां तक पहुंचा सकते हो, मेंटल हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर तक। और वहां पे सर मुझे एक चीज आप बताएं प्लीज कि जैसे मेंटल हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर तक हमने पहुंचा दिया किसी भी तरह से, क्या वहां पे किसी अटेंडेंट की उनके साथ रहने की जरूरत रहेगी सर? आइडियली यस, क्योंकि किसी भी अस्पताल, क्योंकि अल्टीमेटली जो मेंटल हॉस्पिटल इज ए हॉस्पिटल ना, अल्टीमेटली तो मेंटल हॉस्पिटल इज ए हॉस्पिटल। तो जो किसी भी हॉस्पिटल में हम जाते हैं, पीजीआई में जाते हैं, एम्स में जाते हैं, रेफर होता है कैंसर पेशेंट या कोई हेड इंजरी का पेशेंट जो होता है उसको हम रेफर करते हैं चंडीगढ़, तो कोई ना कोई फैमिली वाला रहता है, तो एक क्लिनिशियन होते हैं, उसको भी एक लगता है कि एक सेंस ऑफ अश्योरेंस होती है कि भाई शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेशेंट के जो वेलबींग है वो, क्योंकि ऐसी मनस्थिति में जब वो ड्रग्स विड्रॉल करता है तो वो अगर मार पीट करे या कुछ पेशेंट को हो जाए तो द हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट द ओनली पर्सन वन who should bear the blame, सब लोगों का एक कंसर्टेड एफर्ट होना चाहिए पेशेंट की जो वेलबींग है, कि भाई जब पेशेंट ठीक हो रहा है तब तो ठीक है,
लेकिन जब तक वो सेटल नहीं होता तो पेशेंट के जो फैमिली मेंबर उनको साथ रहना चाहिए. दिस इज मॉरली राइट ऑल्सो. ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर, नमस्कार. सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया है वो आया है विजय सिंह जी का. ये कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश इज लीगलाइजिंग कैनबिस कल्टीवेशन एज एन इकोनॉमिक बूस्टर. Will it be a good step, or we will have to see its negative impacts in form of misuse of this cannabis cultivation? जी sir. I think I shouldn't comment on this because the policy is in the domain of the government. और जो हमारा नशा निवारण बोर्ड है उन्होंने पॉलिसी फ्रेम की है और उसमें जो है अभी तक की किस स्टेज पे है, whether the cabinet has approved it or not, I'm not very sure. बट इसका जो इकोनॉमिक एंगल है और जो हार्मफुल इफेक्ट है, यू हैव टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन द टू. I don't know, and I rather I will not comment on this. Thank you. ओके सर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो है संदीप विजांता जी का. ये कहते हैं कि सर जो स्लीपिंग पिल्स या फिर इस तरह की अलग ड्रग्स होते हैं उनकी क्या पॉसिबिलिटी रहती है ऑफ अ पर्सन गेटिंग एडिक्टेड टू देम? Very high possibility. Sleeping pills are very addictive. We don't advise anyone using more than 4 weeks. We actually build up the dose, and as long as the person is not well, we keep the patient on pills, but then we taper it off. जो sleeping pills हैं, they have got very high addictive potential. जी सर जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है यह है दीक्षा विशिष्ट जी का. ये साइकोलॉजी में एमए कर रही हैं. सर इनका क्वेश्चन है कि इन्हें बहुत ही दुख होता है जब ये छोटे बच्चों को इंडल्स देखते हैं ड्रग एडिक्शन में, ड्रग डिपेंडेंसी में. और साथ ही साथ में ये कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ऐसे बहुत ही कम स्कूल या फिर है ही नहीं स्कूल जहां पर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या फिर काउंसलर हो. तो सर ऐसा क्या किया जा सकता है कि जिससे कि हम इंटीग्रेट करें ऐसे प्रोफेशनल या काउंसलर को स्कूल लेवल में? क्या स्टेप्स किए जाने चाहिए सर? जी सर. आई एग्री विद दैट बिकॉज जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनका जो नंबर है बहुत कम है, नॉट ओनली इन हिमाचल प्रदेश बट ऑल ओवर इंडिया. द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल लाइक psychiatrists, clinical psychologists, and psychiatric social workers and psychiatric nurses. These are the 4 categories of the mental health professional which have been defined in the Mental Health Care Act. And we have got huge shortage of this manpower. So I agree with her that we have to invest our resources to develop the manpower, mental health manpower. Just like we have got Center of Excellence coming up at Medical College Tanda. There we will have the training programs for the psychiatrists, the psychiatric social workers, clinical psychologists, and psychiatric nurses. So over a period of time, we will develop that manpower. But as on today, we can actually rely upon the staff who have got a brief psychiatric or psychological orientation, how to counsel the children in the schools or colleges. So with the kind of shortened, abridged courses, we can develop that manpower who are not really trained, who are not really qualified, but they're trained to handle the mental health issues in the schools and colleges. Right. ओके सर. अब सर अजय श्रीवास्तव सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं. जी मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम. डॉक्टर साहब आपने बताया कि कई जगह पर इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं जो रिहैब सेंटर्स हैं उसमें टॉर्चर, आइसोलेशन में रखना, पिटाई करना या फैमिली से मिलने नहीं देना. तो ऐसी कोई कंप्लेंट्स क्या आपके पास अथॉरिटी में भी आती हैं या सीधे पुलिस में जाती हैं? No, we have received certain complaints and in certain issues we have taken action also. अच्छा, कोई बताएंगे कि जैसे आपने बताया टोटल 72 सेंटर्स हैं, तो इसमें एवरेज कितनी कंप्लेंट्स आती हैं? क्योंकि मुझे लगता है गवर्नमेंट के तो बिल्कुल कम है
जो प्राइवेट हैं, एनजीओ चला रहे हैं, जिनको बारे में हम सुनते रहते हैं, जी, तो इसमें क्या संख्या कम है, ज्यादा है, कोई आंकड़ा क्या हो सकता है आपके पास कि कितनी कंप्लेंट आई है? Because wherever the complaint have come, we have taken action in the sense that either we have recommended that the center should not be renewed, registration should not be renewed, or we have sent the communication to the local administration, I mean the CMO, SP, and DCs, that they should look into the complaint. Because this all is done with the kind of concurrence with the family also. So I agree with you that they kind of create a fear psychosis, and by creating a fear psychosis, they think that they can be weaned off from their drug habits, but that's not true. That is why I always insist upon that the medical model, which recommends psychosocial care also, and acute medical treatment, and then professional rehabilitation of the person, which we call the whole person recovery into the society. That is the aim of the rehabilitation actually. जी सर। इसमें डॉक्टर साहब क्या कोई ऐसे सेंटर्स हैं जिनका रिन्यूअल नहीं किया गया क्योंकि उनके ऊपर एलिगेशंस थे या वो एलिगेशन प्रूव हो गए, ऐसा कुछ क्या हुआ कभी कि कोई सेंटर्स आपने नहीं रिन्यू किए हो अथॉरिटी ने? हाँ, ऐसे 2 हैं हमारे पास। 2 सेंटर ऐसे हैं। We have refused their renewal. अच्छा, अच्छा। But कहाँ के कौन से डिस्ट्रिक्ट के हो सकते हैं? ये ऊना के हैं श्रीवास्तव साहब। Actually, we have closed down 6 centers in Una, but they went to the High Court and the things are pending there. But in addition to that, we have refused the renewal for the 2 centers in Una district itself. So far they have not gone to the court. I assume they will go to the court, but their deadline is not, still. मतलब 6 का रिन्यूअल आपने नहीं किया, जिसमें से 4 के केस क्या? हाँ, मतलब 6 केसेस में जो है 4 हाई कोर्ट में पेंडिंग है और 2 लोग हाई कोर्ट में नहीं गए, 2 सेंटर्स नहीं श्रीवास्तव साहब, 6 जो हैं वो they have gone to the high court. I mean the 6 centers we have passed the closure order, they have gone to the high court. Okay. And 2 of these are apart from those 6. टोटल 8 सेंटर्स के ऊपर एक्शन लिया, जिसमें से 6 का मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है और 2 हाई कोर्ट में नहीं गए, है ना? हाँ, तो नहीं, 2 रिन्यूअल हमने रिफ्यूज किया। अभी तक उनकी जो 8 अप्रैल तक उनको जो है वो they have got the time to go 30 days time actually to appeal in the court. So just in case they don't appeal, they will be closed down. If they appeal, we will put our own point of view. तो इसमें मतलब एक ही रेमेडी आपने बताई कि आपके पास अथॉरिटी है कि वो सेंटर को क्लोज डाउन कर दें या रिन्यूअल ना करें। क्या कोई इसमें लीगल एक्शन और भी है? क्योंकि वो जो टॉर्चर हो रहा है, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वहां पर हैं, यानी कि उनके साथ वायलेंस हो रही है या जो कुछ भी होता है, तो इसमें कोई और एक्शन लेने के लिए आपके पास कोई अथॉरिटी या पावर है, या आप रेकमेंड करते हैं ये पुलिस और इसको एडमिनिस्ट्रेशन को कि इसमें ये एक्शन जो इनिशिएट किया जाए, लीगल एक्शन? बिल्कुल। वो जो है वो लोकल एसपी और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन टीम है, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन टीम कंसिस्ट ऑफ द सीएमओ, डीएसपी एंड एसडीएम एंड ए साइकियाट्रिस्ट. So they inspect and they ensure that this section 20 is not violated. ठीक है सर, थैंक यू जी। धन्यवाद डॉक्टर संजय पाठक जी। सर, आपने हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर, जितने भी प्रतिभागियों ने प्रश्न थे, जो क्वेरीज उनकी थी, उनका आंसर आपने बहुत अच्छे से किया और मुझे लगता है, उम्मीद है कि सभी हमारे प्रतिभागी सेटिस्फाइड हुए होंगे आपके जवाब से। और इसके साथ हमारा ये आज का कार्यक्रम बहुत ही सक्सेसफुल रहा, बहुत ही नई जानकारी हमें मिली और अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए रोहित डुगलेट जी को, जो कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के फिजिक्स विभाग से पीएचडी के शोधार्थी हैं, को अनुरोध करता हूं कि वो अपना धन्यवाद ज्ञापन दें। रोहित डुगलेट। धन्यवाद मुकेश जी। सभी को मेरा नमस्कार।
मैं रोहित दुगलेट, PhD रिसर्च स्कॉलर, फिजिक्स डिपार्टमेंट, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मानवाधिकार संरक्षण पर उमंग फाउंडेशन द्वारा संचालित परिचर्चा भाग 29, जिसका विषय नशे से मुक्ति का अधिकार के हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर संजय पाठक जी का धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर संजय पाठक जी, आपने हमें आज बताया कि नशा किस तरह से हमारे मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के साथ जुड़ा है। आपने हमें नशे के दुष्प्रभाव के बारे में उक्त एवं सटीक जानकारी दी। आपने हमें बताया कि किस तरह से साइको एक्टिव ड्रग्स का प्रचलन हो रहा है और उसके दुष्प्रभाव को रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। आज का युवा कैसे नशे की चपेट में आ रहा है, किस तरह से आज स्कूलों और कॉलेजों में बच्चे ड्रग्स की चपेट में आ रहे हैं। सर, आपने हमें स्टेट मेंटल अथॉरिटी के बारे में भी उक्त जानकारी दी कि किस तरह से मेंटल हेल्थ एक्ट को प्रदेश में चलाया जाता है। डॉक्टर संजय पाठक जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल से आभार। इसके साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उमंग फाउंडेशन के चेयरमैन प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर इस तरह की श्रृंखला का आरंभ किया। सर, आप हमेशा ही समाज सेवा के क्षेत्र में तथा अन्य किसी भी समस्या से संबंधित कोई भी काम हो, आप हमेशा तत्पर रहते हैं। इसके साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उदय वर्मा जी का। उदय वर्मा जी, आप हमारे कार्यक्रमों को सोशल मीडिया में साझा करने में तकनीकी सहयोग देते हैं। इसके साथ ही धन्यवाद करना चाहूंगा आज के कार्यक्रम में जुड़े सभी प्रतिभागियों का। आप हर सप्ताह हमारे साथ जुड़कर हमें इस श्रृंखला को सफल बनाने में सहयोग देते हैं। पुणे कार्यक्रम में जुड़े हुए समस्त गणमान्य का धन्यवाद। आशा करता हूं आने वाली साप्ताहिक परिचर्चाओं में भी आप सभी इसी तरह से हमारा सहयोग देंगे और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। धन्यवाद।